उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत आधारशिला हस्त पुस्तिका, जिसे आप आधारशिला मॉड्यूल भी कह सकते हैं, कि भाग 1 पर हमारी चर्चा हो चुकी है, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। आज हमारी चर्चा आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 पर होगी। भाग 2 में जिन बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला बिंदु है आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास, कि आरंभिक स्तर पर भाषा के विकास का क्रम क्या होता है। दूसरा बिंदु है हिंदी भाषा क्या, क्यों, कैसे, कि भाषा क्या है, भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है और भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसमें अगला बिंदु है भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, कि भाषा शिक्षण के लक्ष्य क्या होते हैं और उनके सापेक्ष लर्निंग आउटकम क्या होते हैं। इसमें अगला बिंदु है लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, कि लर्निंग आउटकम पर आधारित जो शिक्षण योजना है वो कैसे बनाई जाए। इसमें अगला बिंदु है हिंदी भाषा सुनना और बोलना, सुनने और बोलने की जो दक्षता है वो बच्चों में कैसे विकसित की जाए हिंदी भाषा के अंतर्गत। फिर अगला बिंदु है हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना, कि पढ़ने और लिखने का जो कौशल है, जो दक्षता है, वो हिंदी भाषा में कैसे विकसित किया जाए। और इसमें अंतिम बिंदु है हिंदी भाषा भाषा संरचना एवं व्याकरण, कल्पना एवं सृजनात्मकता, कि हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा की संरचना क्या है, बच्चों में व्याकरण, कल्पना एवं सृजनात्मकता का कौशल विकसित करने के लिए जो पाठ योजना है वो किस तरह से बनाई जाए। आइए पहले बिंदु पर चर्चा की जाए, जो है आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास। देखिए, आरंभिक स्तर पर भाषा के विकास को जानने के लिए भाषा की अवधारणा और इसका उपयोग क्यों किया जाता है तथा इसके माध्यम से भाषा शिक्षण कैसे किया जाए स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भाग 2 के दोनों बिंदुओं पर एक साथ चर्चा करने जा रहे हैं। भाषा दो लोगों के बीच माध्यम का कार्य करती है। इसका मतलब ये है कि भाषा दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन के मीडियम का कार्य करती है। भाषा अपने भावों, विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करने का भी माध्यम है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ाव के रूप में भी माध्यम का कार्य करती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो भाषा की उपरोक्त विशेषताओं को प्रकट करती हैं। जैसे आपका स्कूल मेरे स्कूल के नज़दीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य से तुलना करने का भाव प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार यदि कोई कहे मैं 8 बजे घर छोड़ दूंगा तो मुझे बस मिल जाएगी, यहाँ पर अनुमान और योजना का बोध हो रहा है। ठीक इसी तरह से हम जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसके भावों द्वारा दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को समझ पाता है। भाषा एक कौशल प्रधान विषय है जो हमें हमारे आसपास व बाहरी जीवन को समझाने, बाहरी जीवन को समझने और सेल्फ डिपेंडेंट होने में मदद करती है। भाषा शिक्षण में अधिगम संप्राप्ति को देखने से बेहतर ये समझना आवश्यक है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब आइए बात करते हैं कि भाषा शिक्षण कैसे हो। बच्चे अपने परिवेश व आसपास की वस्तुओं से खुद को रिलेट करके सीखते हैं। पानी, खाना, रोटी, दाल, दूध, मम्मी, पापा, मुझे बिस्कुट चाहिए, बस्ते में सारी किताब रख लो, जैसे बहुत से शब्दों और वाक्यों को किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुनते हैं और समझते हैं, और जब उन्हें आवश्यकता होती है तो इन शब्दों को खुद भी प्रयोग करते हैं। इन बातों को वो अपने आसपास के वातावरण में स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बच्चे अपने साथियों के द्वारा भी खेल खेल में बहुत सी बातों को सीखते हैं, जैसे पकड़ना, फेंकना, दौड़ना, मारना आदि। अलग अलग समुदाय के लोगों का एक साथ रहने से, एक जगह से अन्यत्र दूसरी जगह जाने से, विविधताओं से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। भाषा का विकास हमारे मन मस्तिष्क में एक खास प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें पहले अनुभूति, फिर चिंतन और विचार और फिर अभिव्यक्ति होती है। भाषीय कौशलों के विकास का जो क्रम है वो है LSRW, जिसमें L लिसनिंग यानी कि सुनना है, S स्पीकिंग यानी कि बोलना है, R रीडिंग यानी कि पढ़ना है और W राइटिंग यानी कि लिखना है। भाषा के यांत्रिक और भाव चिंतात्मक पहलुओं पर विचार कर शिक्षक भाषा की प्रक्रिया और क्रम के आधार पर भाषा शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। अब आइए अगले बिंदु पे बात किया जाए, भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम। आधारशिला हस्त पुस्तिका के भाग 1 में हमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा शिक्षण की दक्षताओं जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के आधार पर लक्ष्य और उनसे संबंधित लर्निंग आउटकम पर विस्तृत चर्चा की थी। आप भाग 1 को अवश्य देखें। तो ये बिंदु समझने के लिए आप आधारशिला हस्त पुस्तिका का जो भाग 1 है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर देखिएगा। आइए अब अगले बिंदु पर बात की जाए, लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना। देखिए, लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना बनाने से पहले
कक्षा में कौशलों के आधार पर कुछ गतिविधियां हैं, आप ये करा सकते हैं। देखिए इसमें पहला जो कॉलम है वो है भाषी कौशल, दूसरा जो कॉलम है वो है समय, और जो तीसरा कॉलम है वो है गतिविधियां। तो देखिए जो सबसे पहला कौशल है या दक्षता है वो है सुनना बोलना। इसके लिए आप एक 15 मिनट की एक गतिविधि करवा सकते हैं, जिसमें आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं, इसमें आप बच्चों से घर की चीज़ों के बारे में चारों प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। जो सवाल होंगे वो किस प्रकार के होंगे? सूची आधारित, प्रक्रिया आधारित, तर्क आधारित और कल्पना पर आधारित प्रश्न होंगे। और इस पर आप बातचीत व चर्चा कर सकते हैं, जिससे सुनने और जो बोलने का जो कौशल है वो बच्चों में विकसित होगा। जो दूसरा कौशल है वो है पढ़ना और लिखना। इसमें आप 20 मिनट की गतिविधि करवा सकते हैं। और गतिविधि क्या होगी? आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अपने नाम के पहले अक्षर को किसी मुद्रित सामग्री पर पहचानना। कि आप उन्हें कोई किताब दे दीजिए और उनसे ये कहिए कि जो आपके नाम का पहला अक्षर है, जैसे किसी का नाम रोहन है तो उसका जो पहला अक्षर है वो रॉ है, तो वो कोई आप उसे कोई किताब दे दीजिए या उसके पास जो भी किताब हो उस पर अपने नाम के पहले अक्षर को पहचानने के लिए कह सकते हैं अपने नाम के पहले अक्षर से बने शब्दों को खोजना। फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी पाठांश में या किसी गद्यांश में अपने नाम के पहले अक्षर से जो शब्द बनते हैं उन्हें खोजने के लिए कह सकते हैं। इसी टाइप से जो तीसरा कौशल है वो है आकलन और सुधार। इसके लिए आप 5 मिनट का समय ले सकते हैं। और इसमें जो गतिविधि कराएंगे वो क्या होगी? बच्चों से दिए गए निर्देश के आधार पर प्रतिक्रिया देना। जैसे अगर आप बच्चों से कुछ कहेंगे तो बच्चे उधर से क्या करेंगे? उसकी प्रतिक्रिया देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, जिनके घर में 5 सदस्य हैं वो दायां हाथ उठाएं। तो जिन जिन बच्चों के घर में 5 सदस्य होंगे वो अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। फिर आप पूछ सकते हैं, जिनके घर के लोगों के नाम में उनके नाम का कोई अक्षर आता है वो ताली बजाएं। तो जैसे किसी का नाम है राम, तो इसमें रॉ और मौ 2 अक्षर आ रहे हैं। तो अब बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि तुम्हारे नाम में जो अक्षर हैं वो तुम्हारे परिवार के किस सदस्य के नाम में आते हैं। तो फिर बच्चे सुन के इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो आप इस तरह का 40 मिनट का एक गतिविधि करवा सकते हैं जो भाषी कौशल है उसके आधार पर। अब आइए समझते हैं कि लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना कैसे बनाई जाएगी। तो देखिए लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना का एक उदाहरण आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। इसमें कक्षा 2 पाठ 17 हमारे सहयोगी पाठ पर लर्निंग आउटकम के आधार पर एक पाठ योजना बनी हुई है। चूंकि ये लर्निंग आउटकम के आधार पर पाठ योजना बनी है तो यहाँ पर पहले से लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं, जिसमें पहला लर्निंग आउटकम है सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना। दूसरा लर्निंग आउटकम है सुनी पढ़ी गई सामग्री पर कारण सहित मत देना। तीसरा लर्निंग आउटकम है परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का भाषा सीखने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना। और जो अगला लर्निंग आउटकम है वो है अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाना। तो ये जो पाठ योजना है वो इन्हीं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर बनाई गई है। अब ये पाठ योजना बनाने के लिए आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें पहला जो कॉलम होगा वो क्रम होगा, दूसरा होगा गतिविधियां और क्रियाकलाप, अगला जो कॉलम होगा वो होगा समय, और अगला जो कॉलम होगा वो होगा बैठक व्यवस्था। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लर्निंग आउटकम पर आधारित जो पाठ योजना है वो आप गतिविधि के आधार पर करवा रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया है, इसके पिछले भाग में भी बताया था, फिर आपको बता रहे हैं कि भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए जो ERAC का जो सिद्धांत है इसके माध्यम से अगर गतिविधि कराई जाए तो गतिविधि बहुत सरल और प्रभावी हो जाती है। तो देखिए पहले क्रम में जो पहला नंबर है उसमें आएगा E अनुभव, दूसरा जो होगा R यानी कि रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, और फिर होगा जो तीसरा जो क्रम होगा वो होगा A एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और जो चौथा क्रम होगा वो होगा C कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। तो देखिए सबसे पहले आप बच्चों को फील करवाएंगे, अनुभव करवाएंगे कि जो भी आप लर्निंग आउटकम उनके थ्रू निकलवाना चाहते हैं उसके लिए आप क्या गतिविधि या क्या क्रियाकलाप कराएंगे। देखिए वो लिखा हुआ है, बच्चों से बुझोवल या पहेली प्रतियोगिता कराएं। जो भी किसी प्रकार की पहेली जानता होगा वो पूछेगा और बाकी बच्चे उसका उत्तर देंगे। शिक्षक पाठ 17 में दी गई पहेली करवाएं। यह पूर्ण कक्षा के साथ हो सकता है। 4 वाक्यों की पहेली को एक एक वाक्य करके पढ़ा जाए और जवाब लिया जाए। तो देखिए आप 7 से 8 मिनट में ये एक्टिविटी करवा सकते हैं कि पहले आप बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो पहेली पूछे, बच्चे उसका जवाब देंगे। उसके बाद आप जिस पाठ के लिए ये आपने पाठ योजना बनाई हुई है उससे संबंधित पहेलियाँ पूछें, और ये पूर्ण कक्षा के साथ में सभी बच्चों के साथ में करवाई जा सकती है। अब देखिए बैठक व्यवस्था में क्या होगा कि आप ये जो पाठ योजना है यानी कि ये जो एक्टिविटी है वो पूरी कक्षा के साथ में कर रहे हैं, तो बैठक व्यवस्था में सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे। फिर देखिए जो दूसरा इसमें क्रम है वो है रिफ्लेक्शन। अब बच्चे सोचेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पहले बच्चों ने पूछी
उसके अगेंस्ट बच्चे सोचेंगे और बाद में जो पाठ 17 से जो पहेलियाँ शिक्षक ने पूछा है उसके बारे में चिंतन होगा और बच्चे इसके बारे में सोचेंगे। तो आप इसके लिए बच्चों को 10 से 12 मिनट का समय दे सकते हैं और चाहें तो आप उनको छोटे छोटे समूहों में भी बांट सकते हैं। फिर इसमें जो अगला क्रम होगा वो होगा ए अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। अब पीयर समूह में कार्य करने के लिए हर बच्चा एक सहयोगी चुन सकता है और 2 वाक्यों की पहेली लिख सकता है। अब आप सभी बच्चों से जो आपने ग्रुप बनाए हैं उन बच्चों से कह सकते हैं कि आप भी इसी तरह से कोई पहेली बनवाइए, यानी कि आप उसका एप्लीकेशन करवाने जा रहे हैं। इसके लिए आप बच्चों को 6 से 8 मिनट का समय दे सकते हैं और इसके लिए जो बैठक व्यवस्था होगी कि जिस भी ग्रुप ने वो पहेली बनाई है वो उसके अनुसार बैठेंगे। और सबसे जो लास्ट क्रम होगा वो होगा कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। इसमें क्या होगा कि बनाई गई पहेली कक्षा के साथ साझा की जा सकती है और दूसरे समूह इसका जवाब दे सकते हैं कि जो पीयर ग्रुप बने हुए हैं वो एक एक करके क्या करेंगे, अब ये पहेलियां जो अन्य पीयर ग्रुप हैं उनसे पूछेंगे। इसके लिए आप बच्चों को 8 से 10 मिनट का समय दे सकते हैं और इसमें पूरी कक्षा इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह से लर्निंग आउटकम के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, एक पाठ योजना बना सकते हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 है कि कोई और लर्निंग आउटकम लेके और कोई और पार्ट लेके भी आप इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप इसे मॉड्यूल में देख सकते हैं। अब देखिए अगले बिंदु में सुनने और बोलने से संबंधित कक्षावार जो लर्निंग आउटकम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। देखिए इस चार्ट के थ्रू बताया गया है कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। कि बच्चे सीखने के लिए उन्मुख होते हैं, वो सुनकर समझते हैं और अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछते हैं जिसमें क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल होते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों का जो आधार होता है वो क्या होता है, अपने मन में उठते विचारों को अपनी बोली भाषा में सहजतापूर्वक व्यक्त करते हैं और मानक भाषा की ओर बढ़ते हैं। कि जो भी विचार उनके मन में उठते हैं वो अपनी भाषा के माध्यम से सरलता से उसे व्यक्त करते हैं। दूसरा है अपने घर परिवार और आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों, व्यवसाय, खान पान, पहनावे, दुकान बाजार आदि के बारे में वर्णन करते हैं, पूछे गए सवालों का उत्तर देते हैं। इसमें अगला है ऑडियो विजुअल माध्यम से सुने और देखी गई सामग्री को अपने शब्दों में कह पाते हैं। कि अगर उनके सामने कोई वीडियो प्रस्तुत किया जाए या कोई ऑडियो प्रस्तुत किया जाए उसको सुनकर अपने शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। कहानियों व कविताओं को हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ सुनाते हैं। कि अगर आप उन्हें कोई पाठ पढ़ाएं तो उस पाठ को वो अपने भाषा में हाव भाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ सुनाते हैं। अगला है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों से कहते हैं, बातचीत करते हैं। जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए वो दूसरों से कहते हैं और उसके लिए वो बातचीत करते हैं। अब देखिए कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए सुनने और बोलने से रिलेटेड वो यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए कक्षा 1 में क्या क्या है कि अपने आस पड़ोस की वस्तुओं व उनके नाम के बारे में बताते हैं। कक्षा 1 के आधार पर जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है कि बच्चे आसपास की वस्तुओं के बारे में और उनके नाम बताते हैं। इसमें दूसरा है किसान, हलवाई, दर्जी, डॉक्टर आदि के कार्यों को बताते हैं। कि किसान क्या करता है, हलवाई क्या करता है, दर्जी क्या करता है और डॉक्टर क्या करता है, उन सभी के कार्यों को बताते हैं। छोटी सरल कविता कहानी को सुनाते हैं। जो भी उन्हें छोटी कविता याद होती है उसे वो सुनाते हैं। कविता या कहानियों में आए शब्दों की बोलियों को पहचानने व अंतर करने का प्रयास करते हैं। कि कविताओं और कहानियों में जो शब्द आते हैं, जो बोलियां आती हैं, उनको पहचानने व अंतर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कविताओं में चिड़िया की आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ है, किसी की आवाज़ है, तो उनमें वो डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कक्षा 2 में भाषा के आधार पर सुनने और बोलने से संबंधित जो लर्निंग आउटकम होंगे वो क्या होंगे कि अपने गांव, मेले, बाजार, घर आदि के बारे में 4 से 5 वाक्य बोलते हैं। कि अगर वो अपने गांव में घूमते हैं, मेले या बाजार में जाते हैं तो उसके संबंधित वो 4-5 वाक्य बोलते हैं। कविता को हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। कि एक्टिविटी के थ्रू वो कविताओं को पढ़ते हैं। कविता कहानी में आई नैतिकता, शिष्टाचार से संबंधित बातों को समझता व अपने दैनिक जीवन में उस उपयोग में लाता है। कविता कहानी में आई जो नैतिक बातें हैं कि उस पाठ से क्या सीख मिलती है उसे समझते हैं और उसको दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ठीक इसी तरह कक्षा 1 और 2 के लिए भाषा के अंतर्गत पढ़ने लिखने से संबंधित केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आइए अब अंतिम बिंदु पे बात की जाए। भाषा संरचना और व्याकरण के लिए जो केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और जो उप लर्निंग आउटकम होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले जो केंद्रित लर्निंग आउटकम है वो क्या है कि बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकाल कर सुधार कर सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में मात्रा का उपयुक्त उपयोग कर पाते हैं। कि भाषा में जो भी त्रुटियां हैं बच्चे वो स्वयं उसे निकाल लेते हैं और उन त्रुटियों को सुधार लेते हैं और मौखिक रूप से और लिखित रूप से
कोई भी संदर्भ हो उसमें भाषा का उपयोग, और मौखिक और लिखित संदर्भों में मात्रा का उपयुक्त उपयोग कर लेते हैं। अब जो नेस्टेड आउटकम होंगे वो क्या क्या होंगे? समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं और पूछने पर ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं कि एक जैसे जो ध्वनि वाले शब्द हैं उनको पहचान लेते हैं, और जब आप उनसे पूछेंगे तो उन शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं। शब्दों में प्रथम, मध्य और अंतिम वर्ण बदलकर नए शब्द बनाते हैं, कि शब्दों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाते हैं। वाक्य का पैटर्न पहचान कर उसके जैसे अन्य वाक्य बनाते हैं, जैसे आशु के पिताजी खेती करते हैं, मोहन के पिताजी दुकान लगाते हैं। तो वाक्यों के पैटर्न को पहचानते हैं और उसके जैसे अन्य वाक्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ था कि आशु के पिताजी खेती करते हैं, तो यहाँ पर जो आशु के पिताजी हैं वो कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसी पैटर्न को समझते हुए वो मोहन के पिताजी के लिए एक वाक्य बनाते हैं कि मोहन के पिताजी दुकान लगाते हैं। इसी तरह से कक्षा अनुसार निर्धारित व्याकरण का मौखिक और लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं, कि कक्षा के अनुसार व्याकरण का जो भी प्रयोग है उसे लिखित और मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं। अब देखिए कक्षा 1 और 2 के लिए जो उप आउटक्रम होगा वो क्या होगा? सीखे गए वर्ण या मात्रा की मदद से नए शब्द पढ़ता या लिखता है। तो देखिए जो उप आउटक्रम है, जो भी नई वर्ण मात्रा सीखी है उससे नए शब्द को पढ़ते या लिखते हैं। और कक्षा 2 के लिए पढ़ने के समय पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, कि जब पढ़ता है तो जहाँ पर पूर्ण विराम है वहाँ पर रुक कर उसका प्रयोग करता है। इसी तरह से कल्पना और सृजनशीलता के लिए जो केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और जो उप आउटक्रम है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। देखिए मैंने हर बिंदु को संक्षेप में बताने की कोशिश की है। ये मॉड्यूल काफ़ी वृहद है, आपको इसे खुद से एक बार पढ़ना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।